वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस इंडेक्स को जारी किया। बात करते हैं एनीमिया की। सबसे पहले ये जो वर्ड एनीमिया हम बार बार सुन रहे हैं, एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर के जो भी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज होते हैं वो कम होने लगते हैं या फिर डैमेज होने लगते हैं बहुत तेजी से। अब चूंकि आरबीसी ही ऐसा ब्लड है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में, अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं या डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो भी पेशेंट एनीमिक होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत कमज़ोर महसूस करता है। ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। और दूसरे फॉर्म ऑफ एनीमिया ऐसे भी हैं जो कि बहुत कम से लेके बहुत सीवियर सिचुएशन तक ले सकते हैं। कुछ एनीमिया थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन कुछ एनीमिया परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? थकान होगा, थोड़ी स्किन अलग तरीके से दिखती है, थकी हुई सी, ब्रेथ बहुत कम ले पाते हैं, चूंकि ऐसा होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरा बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए सिरदर्द भी होगा, चक्कर जैसा भी आता है और हार्ट बीट तेज भी हो सकती है। हमारा अगला आर्टिकल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर सर्वे के बारे में है। एसर ने अपने फर्स्ट वेव के सर्वे का डेटा अभी रिलीज किया। कोविड-19 की वजह से इनका काम थोड़ा डिले हो गया है। यह हर साल इंडिया का जो एजुकेशनल आउटकम का डेटा है, लर्निंग आउटकम का डेटा है, पूरे देश के लिए वो रिलीज करते हैं। इनफैक्ट ये एक मात्र ऐसा मैकेनिज्म है जो लर्निंग आउटकम पूरे देश का हमारे सामने रखता है कि बच्चे की रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल कितनी डेवलप हो पाई है। कौन करता है? एक एनजीओ है जो पिछले 15 सालों से ये काम कर रहा है। नाम है एनजीओ प्रथम। इस बार चूंकि कोविड की सिचुएशन थी तो वो 1-to-1 इंटरेक्शन तो नहीं कर पाए लोगों से, तो इस बार जो सर्वे हुआ वो फोन कॉल्स की मदद से हुआ। फोन कॉल्स की मदद से इन्होंने डेटा गैदर किया और उसी के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। एसर 2005 से ही इस प्रकार का सर्वे करता रहा है रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट या सबसे बड़ा सिटीजन लेड सर्वे है जिसमें एजुकेशन की स्थिति हमारे सामने आती है। ये एकमात्र एनुअल सोर्स है जिसके बेसिस पे हमें लर्निंग आउटकम के बारे में इंडिया में जानकारी मिल पाती है। तो डेफिनेटली इस एनजीओ प्रथम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में कहा जा सकता है। इनकी कुछ की फाइंडिंग्स रही। कोविड-19 पैंडेमिक ने डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर को भी इंपैक्ट किया है। कुछ बदलाव देखे गए हैं। जो गांव के बच्चे हैं उनमें लगभग 20% बच्चे ऐसे पाए गए जिनके पास उनके घर पर कोई किताब कॉपी नहीं थी जिसपे वो पढ़ाई कर सकें। आंध्र प्रदेश में 35% से कम ऐसे बच्चे रहे जिनके पास टेक्स्ट बुक हो। वहीं कुछ राज्यों की स्थिति काफी अच्छी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, नागालैंड और आसाम। वहां पर तो 98% से ज्यादा बच्चों के पास टेक्स्ट बुक घर पर थी जिससे वो पढ़ाई कर सकते थे। जिस सप्ताह में ये सर्वे किया गया उस सप्ताह का डेटा गैदर किया गया एक आइडिया लेने के लिए, जिसमें यह बताया गया कि 3 में से 1 ऐसा बच्चा था जिसे उस सप्ताह में कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं दी गई थी स्कूल की तरफ से, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा था। और 3 में से 2 बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोई लर्निंग मटेरियल नहीं था, कुछ भी किताब कॉपी नहीं थी जिससे वो कुछ भी सीख सकें उस सप्ताह में। और 10 में से केवल एक, ओनली 1 in the 10, मतलब 10 में से केवल एक बच्चा ऐसा मिला उस सप्ताह में जब सर्वे किया गया जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। 3% रूरल चिल्ड्रन ऐसे मिले, 6 से 10 साल के बीच के ऐसे बच्चे जो स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं थे। जबकि 2018 में ये कंडीशन कंपैरेटिवली बेहतर थी, तब ऐसे बच्चों की संख्या महज 1.8% हुआ करती थी। अगला आर्टिकल हमारा आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इंटीग्रेट करने का बात किया है। बात करते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है उसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इनिशिएट किया था। बेसिक मकसद ये रखा गया था कि हम लोग आयुष मिनिस्ट्री या फिर जो हमारा ये आयुष सेक्टर है इसको हम लोग आईटी बैकबोन प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे पूरा का पूरा आयुष सेक्टर को। बेसिक एम ये था कि जितने भी हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज जो भी हैं, हमें पता है कि इंडिया के अंदर ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स हैं
उनकी एफिशिएंसी कितनी है हम किसी को बता नहीं पाते। मतलब स्पेसिफिकली इंटरनेशनल एरिना में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर प्रूफ है इस चीज़ का। तो उसी प्रूफ के लिए ये आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट को बनाया गया था। इसमें ये बोला गया कि भाई हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज वाले क्या करें कि सबसे पहले अपनी सारे ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हिस्ट्री कलेक्ट करें, जो भी ऑब्जर्व करते हैं उनको नोट डाउन करते चलें, जिससे कि हमारे पास एक एविडेंस मिल जाए, हम लोगों को दिखा सके कि देखो भाई ये एविडेंस है हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम का, हमने इस पेशेंट को क्योर कर दिया इस मेडिसिन सिस्टम से। ये प्रोजेक्ट था आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एक और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की हमने बात की है। तो ये एक प्रकार का कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है जिसमें 4 फीचर्स होंगे। ऐसे 4 की फीचर्स में सबसे पहले एक हेल्थ आईडी जनरेट करने की बात होगी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स उसके अंदर में रखे जाएंगे, डिजी डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री भी होगी। इसके साथ साथ बाद में हम लोग ई फार्मेसी के थ्रू मेडिसिन पहुंचाने का काम घर घर तक, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं ना कि हम लोग मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, तो वैसा ये NDHM जो है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ टेलीमेडिसिन सर्विसेज, जैसे कि डॉक्टर्स को दूर से उनके परामर्श लेना, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। हमारा अगला आर्टिकल है वो चाइल्ड केयर लीव के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशंस ने भी हाल ही में कहा कि मेल एम्प्लॉयज भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो अब चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव CCL ये केवल ऐसे मेल एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल होगा जो सिंगल मेल पेरेंट हैं, मतलब वो अकेले बच्चे को संभालते हैं। ऐसे मेल एम्प्लॉयज कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जो विडोवर हों या फिर डाइवोर्सी हों। इवन अनमैरिड व्यक्ति भी इसके लिए इंटाइटल्ड हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर वो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे की केयर कर रहा है तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ समय पहले इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी की गई थी, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो पब्लिक में इसका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाया था, लोग इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाए थे। दैट्स वाई इसे वापस से दोहराया गया। एक एम्प्लॉय जो चाइल्ड केयर लीव लेता है वो अपने हेडक्वार्टर से छुट्टी ले सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के प्रायर अप्रूवल के बाद। वो व्यक्ति अगर चाइल्ड केयर लीव पर भी है तब भी वो लीव ट्रेवल कंसेशंस अवेल कर पाएगा। उसे पहले साल 100% सैलरी दी जाएगी और दूसरे साल उसे 80% सैलरी जो है वो मिलेगी। पहले एक बार लगाया गया था कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, उसकी केयर करने के लिए कोई पेरेंट लीव ले रहा है तो उस बच्चे की उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन अब इस बार को भी हटा दिया गया है। मतलब अगर कोई अपने बच्चे की केयर के लिए लीव लेना चाहता है, उसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा भी है, तब भी वो ये लीव ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बातें की जा रही हैं। आर्टिकल कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। जैसा नाम से पता चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो 158 कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ हमारे सोसाइटी में परसीव होती हैं उनको कैसे कम किया जा सके उसके ऊपर का ये इंडेक्स है। इन सब की रैंकिंग निकाली जाती है, कुछ पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं। ये बोला गया कि भाई 3 पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को बात करेंगे जैसे कि हेल्थ या फिर एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन कैसे देखी जा रही है, और साथ ही साथ जो भी गरीब तबका है उसके लिए सोशल प्रोटेक्शन हम लोग क्या मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे मेजर्स और पॉलिसीज़ और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इन देशों के द्वारा, इन सभी बातों को मिला के ये इंडेक्स बनता है। ये तो पहला बात हमने कर लिया पब्लिक सर्विस के ऊपर। दूसरे नंबर पर आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या प्रोग्रेसिव फीचर देखा जा सकता है। और तीसरे नंबर पर आता है वर्कर्स के राइट के ऊपर कि जो लोग भी निचले तबके से हैं, जो लोग भी वर्कर्स हैं, उनके राइट्स को कितने सही तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, उनको कितने अधिकार दिए गए हैं। अब इस चीज़ के की टेकअवेज क्या हैं कि यहाँ पर सबसे पहला तो नॉर्वे जो कंट्री है उसने टॉप किया, फिर उसके बाद डेनमार्क है, फिर जर्मनी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ओवरऑल 129th रैंक पर है 158 में से। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर इनइक्वालिटी की। पब्लिक सर्विस की बात करें तो वो और बुरा है। इसमें ओवरऑल इंडिया की रैंक है 141। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ या फिर एजुकेशन या फिर सोशल प्रोटेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें इंडिया काफ़ी पीछे है। साथ ही साथ टैक्सेशन की पॉलिसी देखी जाए तो ये खूब बढ़िया है, 19th रैंक है इंडिया की। मतलब टैक्स तो खूब बटोरता है, लेकिन उसका जब भरपाई करने की बारी आती है हेल्थ एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन में, वो खराब है। साथ ही साथ जब वर्कर्स की राइट की बात आती है
वहाँ पर भी काफ़ी झोलझाल है और ये ओवरऑल 151 रैंक आई है। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है कि टैक्सेशन को हमें डेफिनेटली प्रोग्रेसिव बनाया गया है हमारे कंट्री में, बट एट द सेम टाइम जो पब्लिक सर्विस है या फिर वर्कर्स के राइट है उनको बहुत अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगला आर्टिकल हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है। इस बार भी इंडिया ने इस इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूजुअली कंट्रीज को 100 पॉइंट स्केल पर मेजर करता है। इसमें 2 मार्क होते हैं, 0 से 100 तक। जो भी 0 आता है इसका मतलब खराब नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हंगर नहीं है। 0 मतलब एब्सोल्यूट नो हंगर, ठीक है, बेस्ट। और 100 का मतलब है कि सभी भूखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया गया कि भाई अगर 10 तक मतलब 0 से 10 तक का अगर स्कोर है तो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर लो हंगर रिफ्लेक्शन होता है। साथ ही साथ अगर ये 20 से लेके 35 के अप्रॉक्सीमेट है तो वहाँ पर सीरियस हंगर देखा जा सकता है। ये और ज़्यादा हुआ तो अलार्मिंग स्टेट पे पहुँच जाएगा, और ज़्यादा हुआ तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेट पे पहुँच गया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बनाए हैं जिसके बेसिस पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स फाइंड किया जाता है। बेसिकली इनके 3 डायमेंशन हैं। 3 डायमेंशन क्या क्या हैं? सबसे पहला है इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक, मतलब कि कैलोरी कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं। बच्चे के अंदर अंडर न्यूट्रिशन कितना है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है। और इन सभी चीज़ों को, इन सभी डायमेंशंस को पढ़ने के लिए उन्होंने 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स बनाए हैं, जिसमें से पहला अंडर नॉरिशमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पॉपुलेशन है क्या वो सही मात्रा में कैलोरिक इनटेक नहीं ले रहा है, क्या वो अंडर नॉरिश्ड है। दूसरा आता है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब कि जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं क्या उनके अंदर वेस्टिंग देखने को मिल रही है। वेस्टिंग का मतलब ये होता है जो आपका वेस्ट कमर जो होता है ना वो बहुत पतला हो गया, मतलब कि आपका जो वजन है वो, आप पतले दुबले हो गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका वजन बहुत कम होगा। तो आपकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं वेस्टिंग, ठीक। तो क्या ये वेस्टिंग कहीं एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तीसरा इनका इंडिकेटर है चाइल्ड स्टंटिंग का। इसमें भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे स्टंटेड तो नहीं है ये देखा जाता है। स्टंटेड का मतलब ये होता है, स्टंट मतलब होता है छोटा, तो उनकी एज तो बढ़ती जा रही है लेकिन क्या उनकी हाइट भी उस हिसाब से बढ़ रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो क्या कहीं ये क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। चौथा जो इनका इंडिकेटर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी का, मतलब कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का 94th रैंक है और इस बार इंडिया ने 27.2 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। जो अगला आर्टिकल है वो ऑपरेशन मेरी सहेली के बारे में है। मेरी सहेली इनिशिएटिव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसे चूंकि काफी अच्छा रिस्पांस मिला तो बाकी सभी जो एरियाज हैं वहां पर एक्सटेंड करने की प्लानिंग चल रही है लेडी पैसेंजर्स के लिए। ऑपरेशन मेरी सहेली था क्या? देखिए, कई बार महिलाएं अकेले बहुत लंबी दूरी तक ट्रेन में सफर करती हैं और अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि उनकी ये जर्नी सेफ भी है या नहीं। उनकी जर्नी सेफ बनी रहे, वो कॉन्फिडेंट फील करें, इसीलिए ऑपरेशन मेरी सहेली को इनिशिएट किया गया। इस इनिशिएटिव में महिलाओं की सिक्योरिटी को ट्रेन जो उनका ट्रेवल है उसके दौरान इंश्योर किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, स्टार्टिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? स्ट्रेटजी ये है कि जो लेडी पैसेंजर्स हैं उनके साथ जो लेडी आरपीएफ पर्सोनल्स हैं उनकी टीम्स मिलकर बातचीत करेगी, सभी प्रकार के प्रिकॉशंस बताएगी कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपकी जर्नी सेफ रहे। ये भी बताया जाएगा आपको कोई दिक्कत हो तो 182 पर डायल कर दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोच में तो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरे रूट के दौरान बिना चहल पहल किए पूरे ट्रेन में पेट्रोलिंग करती रहेंगी, देखती रहेंगी कि किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है और काफी बढ़िया रिस्पांस भी इस इनिशिएटिव को मिला है। अगला आर्टिकल हमारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार प्रकाशित करता है और इस बार भी उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। एम इसका यही है कि जो भी अभी के सिनेरियो को देखते हुए ग्लोबल ट्रेंड्स चलते हैं कि पॉवर्टी का क्या सीन है, कितनी पॉवर्टी बढ़ रही है, कम हो रही है, और प्रॉस्पेरिटी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके बारे में ये लोग इस रिपोर्ट में लिखते हैं।
इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार होगा कि 2020 में पॉवर्टी इंक्रीज होगी, और इसके पीछे रीजन वही द फेमस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है। जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई इंसान एक दिन में $1.9 से कम कमाता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। ये बोला जा रहा है कि इस बार इस एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो रेट है वो लगभग 9.1 से लेके 9.4% तक पूरे विश्व की आबादी में 2020 में बढ़ते हुए दिखाई देगा। और भी दूसरे रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें से है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट GEP, एक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अगला आर्टिकल हमारा स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं इनका एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जा रहा है। इसी के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्च की बात की है। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो इस साल के अप्रैल मतलब 2020 के अप्रैल में इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक पर्पज़ यही था कि देखो बहुत सारे गांव के ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं होते हैं, वो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास, उनको पता भी नहीं है कि कागज़ भी रखते हैं क्या ऐसे ज़मीनों के। तो उनको उनका राइट देने के लिए, मान लो कि उनको कभी लोन लेने की बात दे रही है या फिर कोई भी ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात आएगी तो वो गिरवी क्या रख सकते हैं, घर का कागज़ तो है ही नहीं। इसीलिए उनको एक तरीके का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में प्रॉपर्टी कार्ड्स दिया जा रहा है, या फिर ऐसा भी किया जा रहा है कि हम एक मैसेज उनको सबको भेजेंगे। मैसेज में एक लिंक होगा जहां से ये अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्कीम को फेज्ड मैनर में पूरे देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि लगभग 6.62 लाख विलेजेस को कवर करने की बात की गई है। इसका लॉन्च जो होगा वो लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स को प्रॉपर्टी कार्ड देने में सक्षम बनाएगा। साथ ही साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये भी बोलेगा कि भाई इनके प्रॉपर्टी कार्ड को फिजिकली आप लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो। इससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगला आर्टिकल हमारा विज्ञान ज्योति से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और IBM इंडिया ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन के साथ कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, अनाउंस किए हैं। इसमें से एक तो है विज्ञान ज्योति और एक है इंगेज विद साइंस। इंगेज विद साइंस जो है वो विज्ञान प्रसार के अंतर्गत एक प्रोग्राम है। बात करते हैं इन सभी चीज़ों का। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान ज्योति का। विज्ञान ज्योति 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। इसमें बेसिकली 9th से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनको कवर किया जाता है। इसका बेसिक एम यही है कि हम ऐसे जितनी भी मेरिटोरियस लड़की हैं उनको हम लोग डिटेक्ट करें, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें स्कूल के अंदर ही, जिससे कि वो लोग फ्यूचर में जाके साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स स्टेम के बेसिस पर ये लोग कैरियर परस्यू कर सकें। हायर एजुकेशन में ये इन्हीं स्टेम के ऊपर पढ़ाई कर सकें, अपने आप में रिलायंट हो सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें। इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs हैं जो कि 58 डिस्ट्रिक्ट्स में करेंटली वर्क कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 2900 स्टूडेंट्स के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। बात करते हैं विज्ञान प्रसार की। विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम लोग इंडिया के कल्चर में जो इंगेज विद साइंस की बात होती है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया का साइंस है। हम लोग ये बोलते हैं ना, ये नुस्खे जो हैं वो इंडियन हैं। ऐसे नुस्खे या ऐसे साइंस जिसको हम बोल रहे हैं उन साइंसेस को पॉपुलराइज करने का बात होगा। ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एक और प्रोग्राम है इंगेज विद साइंस। इंगेज विद साइंस एक प्रकार का इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसको ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। इसका भी बेसिक पर्पज़ यही होगा कि हम लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, उनको बोलें कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया कैरियर है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएं और फिर उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैरियर में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। नेक्स्ट आर्टिकल, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल स्वास्थ्या। स्वास्थ्या यानी इंग्लिश में हेल्थ होता है। देखिए ये पोर्टल ट्राइबल हेल्थ और ट्राइबल न्यूट्रिशन से रिलेटेड
सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा। ये क्यूरेट करेगी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, रिसर्च ब्रीफ्स एटसेट्रा। देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और एक प्लेटफॉर्म पे रखा दिया जाएगा। इससे होगा क्या, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एविडेंस, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट किया जाएंगे। इसके अलावा भी अदर इनिशिएटिव्स कुछ इस तरह से, नेशनल ओवरसीज पोर्टल एंड नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल, जो कि ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, इजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी शेड्यूल ट्राइब को और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा भी ऑनलाइन डैशबोर्ड होगा। ये डैशबोर्ड एम्पावरिंग ट्राइबल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, जो कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बनाया जाएगा। ये शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए और एफिशिएंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाया जाएगा। लास्टली, ई न्यूज़ लेटर भी चलाया गया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसका नाम है अलेख। अब देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है इंडिया में, वो देख लेते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इज ओवर 104 मिलियन, जो कि 705 ट्राइब्स होंगे, जो कि अकाउंट किए जाते हैं 8.6% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। मोर देन 90% ऑफ ट्राइबल पीपल लिव इन रूरल एरियाज। एमपी में ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसके बाद में महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में है। नेक्स्ट आर्टिकल, मेंस्ट्रुअल लीव। रिसेंटली जोमेटो ने अनाउंस किया है न्यू पेड पीरियड लीव पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज। ये पॉलिसी अलाउ करेगी 10 दिन के पीरियड लीव अ ईयर। आपको पता ही है, जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स को मंथली पीरियड्स होते हैं, राइट, जो कि काफ़ी पेनफुल भी होते हैं। इसीलिए जोमेटो ने यह अनाउंस किया है कि इस समय जो ऐसा वक्त आएगा, महीने में कभी भी आ सकता है, ये इस वक्त में आप आपके घर पे ही रहना और उसके लिए हम आपको पे करेंगे। कंपनी के एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं पीरियड लीव के लिए थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज पोर्टल। और अगरचे इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है किसी भी टीम मेंबर के द्वारा, तो ये भी आप है ना रजिस्टर करवा सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पे। इंडिया में मेंस्ट्रुअल लीव का स्टेटस क्या है वो देख लेंगे। स्टेट ऑफ बिहार हैज हैड 2 एक्स्ट्रा डेज ऑफ कैजुअल लीव पर मंथ फॉर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू टेक टाइम ऑफ फॉर पीरियड्स सिंस 1992। 1992 से ही बिहार जैसे स्टेट में 2 एक्स्ट्रा दिन के कैजुअल लीव होते हैं। 2 एक्स्ट्रा दिन क्यों कह रहा हूं मैं, ये 2 दिन आपके वैकेशन से और जो सिक डे हैं इससे अलग होंगे। वैकेशन पे तो आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है, सिक डे में भी आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ इसके अलावा भी मेंस्ट्रुअल लीव भी मिलती है बिहार में 1992 से। 2017 में डिजिटल मीडिया कंपनी कल्चर मशीन, जिसके ऑफिस है इंडिया में 5 सिटीज में, इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी होगी और ये वैकेशन लीव से, सिक लीव से अलग होगी। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे ये बिल के। ये बिल को टेबल किया गया है लोकसभा में 2018 में ही। ये बिल वो वुमेन जो वर्किंग वुमेन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में, इनको 2 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव देती है पर मंथ, एज वेल एज बेटर फैसिलिटीज फॉर द रेस्ट एट वर्क प्लेसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये बेनिफिट्स और ज्यादा एक्सटेंड कर दी गई है वो फीमेल स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 8th के हैं और क्लास 8th के अबव क्लासेस के हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में। और ये बिल ना सिर्फ वुमेन जो वाइट कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व है उनको, बल्कि जो भी वुमेन अक्रॉस सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, प्रोफेशन, जॉब रोल्स कोई भी होंगे, ये सारे वुमेन को केटर करती है, इंक्लूड करती है। नेक्स्ट आर्टिकल, स्टूडेंट्स लर्निंग इनहैंसमेंट गाइडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है स्टूडेंट्स लर्निंग एनहांसमेंट गाइडलाइंस, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर की गई है टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू गैप और लॉस ऑफ लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 और ड्यूरिंग द लॉकडाउन और आफ्टर द लॉकडाउन। तो इसमें होगा ये, वो स्टूडेंट्स जिसने अपना इंटरेस्ट खो दिया है पढ़ाई की ओर, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और इसको प्रिपेयर किया गया है एनसीईआरटी ने। कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से क्लोजर्स देखने को मिला है स्कूल्स में और वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स में। सो वेरियस इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन स्कूल एजुकेशन थ्रू आर डिजिटल मीन्स। जैसा कि इसको कंपनसेट करने के लिए, जो आप लॉकडाउन में आप पढ़ तो नहीं सकते हैं स्कूल जाके, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके लिए प्रज्ञता गाइडलाइंस, डिजिटल एजुकेशन इंडिया रिपोर्ट, निष्ठा ऑनलाइन एटसेट्रा, इस तरह के बहुत सारे डिजिटल मीन्स प्रोवाइड किए गए थे।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया था 1961 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि असिस्ट करती है और एडवाइस देती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसीज और प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स इन स्कूल एजुकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो NCERT के हैं वो कुछ इस तरह से: अंडरटेक, प्रोमोट, कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, और पब्लिश करना है, प्रिपेयर करना है टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल, ऑर्गेनाइज करना है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, डेवलप करना है, डिसेमिनेट करना है इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। ये कोलैबोरेट करेगी स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, NGOs के साथ, और ये एक नोडल एजेंसी है फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।